ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की। राज्य सरकार मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी। विश्व मत्स्य दिवस पर आज रायपुर में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुकमा जिले में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या की और प्रदेश में कल से तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच गई है, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों, शीत भंडारण तथा सिरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 900 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्ध योजना तय की जाए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,19,000 को पार कर गई है। कल प्रदेश में 1,842 नए मरीजों की पुष्टि की गई। राज्य में अब तक 2,691 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टरों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना, भीड़ से बचना और हाथों की समय समय पर सफाई करना जरूरी है। इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों और ठहरने वाले लोगों की रैंडम जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाजारों में फल सब्जी बेचने वाले लोगों तथा अन्य दुकानदारों की भी कोरोना जांच कराने कहा गया है। वहीं जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से राजधानी रायपुर आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सीएमएचओ ने यह प्रस्ताव दिया था कि रायपुर शहर के 4 एंट्री प्वाइंट पर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना ने रायगढ़ जिले में चिकित्सा सुविधा और कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से हो रही मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संक्रमितों की जल्द पहचान कर समय पर उनका उपचार जरूरी है। विशेष सचिव ने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कई मामलों में अस्पताल पहुंचने के करीब 24 घंटों के भीतर ही लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन की संस्थापक पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।
आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं कुलबाकन यादव बोल रही हूँ। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों को अपना के संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। याद रखें, ये 3 आसान उपाय अपनाकर कोरोना को मात दे सके हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस मौके पर आज राजधानी रायपुर में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी। इसके लिए योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी की तरह मछली पालन के लिए सहकारी बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और बिजली दरों में छूट देने की पहल भी की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स और 2 मछुआरों को ऑटो सह आइस बॉक्स का वितरण किया। उन्होंने 10 मछुआ हितग्राहियों को आवास योजना के अंतर्गत पहली किश्त की 40-40 हजार रूपये की अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा और डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 28 नवंबर से शुरू होगी। इस बार विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्रियों का वितरण 23 नवंबर से किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक परीक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत एक कमरे में केवल 10 परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों को हाथ सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में अलग अलग संकायों के द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा। ये विद्यार्थी 25 नवंबर तक आवेदन जमा कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश की जेलों में 88 अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में 5 केंद्रीय जेल, 13 जिला जेल और 15 उप जेलों में अशासकीय जेल संदर्शकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इस नियुक्ति से जेलों के सुचारू संचालन में सहयोग मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के कोमलपाड़ इलाके में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी है। कुछ दिन पहले माओवादी इन युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। माओवादियों की किस्टाराम एरिया कमेटी ने बयान जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में नारायणपुर कुतुल मार्ग पर आकाबेड़ा और कोड़कानार के बीच बीती रात माओवादियों ने 2 स्थानों पर सड़क खोदकर आवागमन को बाधित कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक 23 नवंबर से सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। इस दौरान पति पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, दहेज, कार्यस्थल पर प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। सरगुजा में 23 नवंबर, सूरजपुर में 24 नवंबर, कोरिया में 25 नवंबर और जशपुर जिले में 27 नवंबर को प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
दुर्ग जिले में बोरी तहसील के डोमा गांव के किसान प्रेमलाल साहू द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धमधा एसडीएम ने दुर्ग कलेक्टर को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि मृतक पर व्यक्तिगत, सहकारी समिति या बैंक का कोई भी कर्ज नहीं था। मृतक अपने पिता से मौखिक बंटवारे में प्राप्त 1.5 एकड़ भूमि पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, साथ ही मजदूरी का काम भी करता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कई स्थानों पर बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। श्री साय ने कहा है कि धान खरीदी में विलंब होने के कारण ही प्रदेश के किसानों का धान कटाई के बाद भी खुले में रखा हुआ है, जो बारिश में भीग रहा है। श्री साय ने प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग राज्य शासन से की है। सुकमा जिले के संवेदनशील क्षेत्र जगरगुंडा मार्ग पर मल्लेबाग नाले के पास क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य सुरक्षाकर्मियों की मदद से पूरा कर लिया गया है। पुल के दोबारा बन जाने से इस मार्ग पर पिछले 3 महीने से बंद आवागमन अब फिर से बहाल हो गया है। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस मार्ग को बहाल कराने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्पंदन कार्यक्रम के अंतर्गत गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पुलिस लाइन में दरबार लगाकर जवानों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं और उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रत्येक थाना से 3 जवानों को 1 सप्ताह के लिए खेल, योग, कैरम, डांस, सिंगिंग और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ विचार साझा करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। 4 दिन का छठ पूजा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। छठ पर्व बुधवार को शुरू हुआ था और आज श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर तथा छठ प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का लंबा उपवास समाप्त किया। इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है। इस साल छठ का त्यौहार कोरोना संक्रमण की स्थिति के बीच मनाया गया। अनेक लोगों ने कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सूर्य देव की उपासना की। परंपरा के अनुसार छठ पर श्रद्धालु सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनका आशीष लेते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर तालाबों और नदियों के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। जगदलपुर में गंगामुड़ा, दलपत सागर और इंद्रावती नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास समाप्त किया। धमतरी जिले के गंगरेल बांध स्थित मां अंगार मोती मंदिर में कल मड़ई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां अंगार मोती की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही दूर दराज से आए श्रद्धालुओं द्वारा चरण पखारने की रस्म भी अदा की गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मड़ई मेले का आयोजन किया गया। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सतही हवा की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर होने जा रहा है, जिसके कारण कल से प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट होने के आसार हैं। वहीं बस्तर संभाग में परसों से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्के बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 नवंबर तक प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कल रायपुर स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा करेंगे। इसमें सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्ग जिले के शासकीय अस्पतालों में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 4 दिसंबर तक शिविर लगाए जाएंगे। नगर पालिक निगम भिलाई के सेक्टर 6 स्थित स्लम क्षेत्र में महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव नगर पालिक निगम के आयुक्त ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न वार्डों में निर्मित आवासों में 7 दिनों के भीतर शिफ्ट नहीं होने वाले हितग्राहियों का आवास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। धमतरी में मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात आरोपियों ने नकली पुलिस बनकर एक व्यापारी के बैग से करीब 2.5 लाख रुपये नगद लूट लिए। दुर्ग जिले में एक व्यक्ति सराफा व्यवसायी से 0 बैलेंस के चेक के जरिए करीब 2 लाख रुपए का जेवर खरीदकर फरार हो गया। इस मामले में भिलाई 3 पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
कोरिया जिले में एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र की चर्चा वेस्ट खदान में अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले में गीदम थाना क्षेत्र के कारली के जंगल में एक पुलिस जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बलरामपुर जिले में धनवार चेकपोस्ट पर जिला प्रशासन की टीम ने एक ट्रक से 632 बोरा धान जब्त किया है। कोंडागांव जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 354 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। और बालोद जिले के मेडकी और बदमरा सहित कई गांवों में लगभग 17 घंटे तक बिजली बंद रही। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिकायत के बाद विद्युत विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति बहाल की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की। राज्य सरकार मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल करेगी। विश्व मत्स्य दिवस पर आज रायपुर में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुकमा जिले में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या की। और प्रदेश में कल से तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।